हाय गाइस, हेलो, कैसे हो? वॉइस आ रही है क्या? वॉइस तो कैसे आ रही है? चलो शुरू करते हैं सेशन को ना। डिजीज पढ़नी है और डिजीज के पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज, बताती हूँ। चलो, वो पढ़ना था, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन रह रहा था, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे ना। तो देखो भाई, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में देखना है। तो एक सेकेंड ना, पेन नहीं है उधर। हेलो, भाई कौन गाली वाली कौन दे रहा है, ये समझाओ मुझे। मुझे दिख रही नहीं है यहाँ पे कमेंट, रुको देख नहीं दो अब तो। थैंक यू। चलो बच गए तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे मेरे को। तो भाई ये जो अपनी भद्र जो भी तुम लोगों ने गाली दी है, जिसने भी दी है, जो भी गाली दी है ना, किसको गाली देते हो यार? अपनी माँ को, अपनी बहन को, बस, है ना। और वो चाहे तुम्हारी हो चाहे किसी और की हो, और उनको एक बार एक्सप्लेन कर लो, संधि विच्छेद कर लो। तो मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा यहाँ पे। और दूसरी चीज की, जो भी ये गालियां वालियां देते हो तुम लोग, एक बार संधि विच्छेद कर लो उन गालियों का मतलब, और फिर उसको अपनी मम्मी और अपनी बहन के ऊपर अप्लाई कर लो। क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर जो भी जिसको भी गाली देता है, चाहे कोई भी हो, आज दे रहा हो चाहे कभी भी दे रहा हो, अब इमेजिन कर लो अपनी मम्मी पे और अपनी बहन पे। भाई उन्होंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा कि हर बात में तुम उन्हें याद करने लगते हो, वो भी इस तरह से। एसएससी का एग्जाम बाद में फाइट करो, सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम बाद में फाइट करो। सबसे पहले एक काम करो कि मुझे ज्ञान मत दो पहले तो कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना, पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कह रही हूँ कि कुछ बनो या ना बनो वो तो बाद में बात है, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन ले अपन, वो ज्यादा जरूरी है जीवन में। तो कुछ भी करोगे प्रियांशु, ये लोग कुछ भी करेंगे तो तुम तो एक्सट्रीम कुछ भी कर दोगे। अब कुछ लोगों ने कुछ भी कहा होगा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुमने जो कह दिया वो कितना गलत है। अब सबकी गलती खत्म हो गई, अब तुम्हारी दिख रही है सिर्फ। आज के बाद मत करना, बस इतना ही कहूंगी। देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बेसिकली क्या है, इसे समझ लो। हम लोग डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब कोई मैसेज नहीं करेगा उस क्वेश्चन मार्क पे, तो बिल्कुल डाउट सेशन में तो बिल्कुल कोई मैसेज नहीं करेगा, चुप रहो अब। तो हमने बोला कि जब हम पाचन तंत्र की बात कर रहे थे तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में तीन पोर्शन थे। एक हमारे पास में ड्वेडुनम था, एक हमारे पास में ज्वेजुनम था, है ना, एक हमारे पास में ज्वेजुनम था, और एक हमारे पास में जो है वो बेसिकली क्या था, इलियम था। इलियम के बारे में बता चुकी हूँ कि इलियम जो होता है वो हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम क्या, फाइनल एब्जॉर्प्शन, एक ही जगह पर होता है एब्जॉर्प्शन। और हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली कौन कर रहा होता है, आपका इलियम वाला पोर्शन कर रहा होता है। ज्वेजुनम ऐसा कोई स्पेसिफिक काम करता नहीं है, और ड्वेडुनम के अंदर फाइनल भी हो रहा है। फाइनल इसलिए हो रहा है डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पेंक्रियास से आप लोगों के पास में जो है वो जितने भी एंजाइम्स है वो आ गए, और फैट का डाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लीवर से बाइल जूस आया, है ना। तो इसलिए जो है वो बेसिकली आप लोगों का ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये काम किया, बाकी किसी का और कोई इसमें जो है वो रोल है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हमने यहाँ पर देख ली थी। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। आप समझ लो, आज अभी YouTube वाले सेशन में भी सेम चीज पढ़ा के आ रही हूँ, है ना, तो उसको भी देख लिया करो। जो 5 बजे सेशन होता है भाई, मैं यकीनन कह रही हूँ तुम्हें बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है।
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका इलियम वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन खत्म हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में जो है वो बेसिकली क्या आता है ठीक है, यहाँ से तुम्हारी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है एज़ कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर यानी कि व्यास बड़ा होने के कारण इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक पोर्शन पाया जाता है और ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम सीकम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीकम के नाम से। और सीकम के अंदर ये जो आपको तीखी-तीखी सी चीज़ दिखाई दे रही है ना, यही आप लोगों की एक्चुअली में जो है वो क्या होती है? अपेंडिक्स होती है। क्या होती है? आपकी अपेंडिक्स होती हैं। हिंदी में परिशेषिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो परिशेषिका एक्चुअली क्यों थी हमारी बॉडी के अंदर और अब क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लोग आदिमानव हुआ करते थे तो बेसिकली उस वक़्त पे क्या होता था कि हम लोग क्या खा रहे होते थे, हम लोग खाना पकाते नहीं थे, हम कच्चा खाते थे। तो जब हम कच्चा खाते थे तो हम ऑब्वियस है प्लांट पे डिपेंडेंट थे। तो जब हम प्लांट पे डिपेंडेंट थे तो हम प्लांट के अंदर जो है वो क्या पाई जाती है? सेल वॉल। और प्लांट की सेल वॉल जो है वो बेसिकली किसकी होती है? सेल्यूलोज़ की होती है। तो प्लांट की सेल वॉल्स चूँकि सेल्यूलोज़ की होती हैं और ये जो सेल्यूलोज़ होता है, ये सेल्यूलोज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बहुत मुश्किल से पचता है। तो आपका जो बॉडी के बाकी पोर्शंस है वो उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, उस सेल्यूलोज को जो है वो बेसिकली क्या नहीं करवा पाएंगे? पचा नहीं पाएंगे। इसलिए एक स्पेशल जगह बनाई गई इस स्पेशल सेल्यूलोज को पचाने के लिए, दैट इज अपेंडिक्स। अब आजकल तो हम लोग, उस टाइम तो हम सेल्यूलोज खाते थे और सेल्यूलोज काम आती थी, इसलिए अपेंडिक्स बहुत सारा जो है वो काम करती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ? आज के टाइम पे ना तो हम सेल्यूलोज़ हम खाते भी हैं, कच्चा तो इतना सा खाते हैं जितना तो आपका खाना पचा देता है। मेन चीज़ जो है वो हम सारी चीज़ें पका के ही खा रहे हैं। तो जितना पचना-वचना है वो उधर ही हो जाता है ना, उसका जितना भी वो चेंजेज़ है वो उधर ही हो जाता है। तो सेल्यूलोज़ एक्चुअली में अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ पा रही। अब अगर अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ पा रही तो ये अपेंडिक्स जो है वो बेसिकली यूज़लेस हो गया और धीरे-धीरे म्यूटेशन होता है बॉडी के अंदर और इसका जो है वो आज जब साइज़ थोड़ा-थोड़ा कम होता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों में ये दिखेगा भी नहीं। अब जिसके हमारे अंदर है, तो उसके अंदर क्या होता है, खाना छोटी आँत से जब अगर गया, तो यहाँ पर तो एब्ज़ॉर्ब हो गया, पर जो मल है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो तो बेसिकली आपका आगे जाएगा ही ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या, एक्सक्रीटरी जो पोर्शन है, वो तो आपका आगे जाएगा, तो यहाँ पर भी आके जाएगा। यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये थोड़े वक़्त के साथ ये यूज़लेस है। अब जब रुकी हुई जगह पे तो जंग लगेगी ही लगेगी ना। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आपके इस अपेंडिक्स का साइज़ जो है, वो बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे ही आप लोगों के अपेंडिक्स का साइकिल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके जब बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जब एक छोटा-सा बाल चला जाता है, तब भी वो इतना दर्द करता है, तो ये तो फिर अपेंडिक्स है, तो ये तो चुभेगा ही, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो। और ये चुभता है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर कहते हैं भैया अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। अब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा तो क्या हुआ, ये तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस सीकम वाले एरिया को काट देते हैं। सीकम वाले एरिया को काट दिए, तो अब यहीं से ही शुरू हो गई तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, ये पहले भी था, तो भी कोई काम नहीं कर रहा था, है ना? और अब भाई सीधी-सीधी बात है, पूछना उससे जिससे भी दर्द हो रहा है, उसको पता लगेगा कि चुभता है, वो ऐसा कहेगा चुभ रहा है अंदर कुछ, क्योंकि अपेंडिक्स बढ़ गया और बढ़ जाएगा यार, ज़रूरी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है। इंटेस्टाइन में कैंसर होता है, वो कैसे होता है क्या? अब इन बॉडी की कोई-सी भी कोशिका, देखो क्या होता है ना कि कैंसर ऐसा है कि कैंसर का कोई वो नहीं है कि कहाँ भी हो, क्योंकि कैंसर क्या है, हमारी बॉडी की कोशिका डेवलप कर रही है, बॉडी बनी ही सेल से है, तो बॉडी की किसी भी जगह में जो है वो क्या हो सकता है, सेल डिवीज़न हो सकता है। अब मैडम सेल डिवीज़न किस रीज़न से हो रहा है? या तो कोई आदमी ऐसा खा रहा है जो आपके बॉडी के अनुकूल नहीं है, आपके बॉडी के जो है वो उसमें नहीं है। पहली चीज़ तो ये यहाँ पर हो जाएगी, है ना? सार्कोजेनिक सेल है, बिल्कुल सही बात है आकाश, लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि अब आप इतनी रेडिएशन में रहते हो, एनी टाइम तुम ये फ़ोन जो है वो अपने साथ लेके चलते हो, एनी टाइम ये फ़ोन अपने हाथ में रहेगा, रेडिएशंस है। हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हम कितनी रेडिएशंस में घिरे पड़े हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे इतने 1, 2, 3, 4, 5 तो स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा अलग से, इतनी लाइटें। अरे हम इतनी जगह पर इतने रेडिएशंस में रह रहे हैं, तो अपने आप बॉडी के अंदर किसी भी कोशिका के किसी भी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, उस कोशिका का फंक्शन डिसफंक्शन हो गया, वो कोशिका डेवलप करेगी, वो तो वही एक ही कोशिका में अगर गड़बड़ हो गई, एक भी कोशिका में, तो वो कोशिका जो है वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और आगे मुझे आता नहीं है। तो जो है वो बेसिकली डेवलप करती जाएँगी और एक पूरा ट्यूमर कॉज़ कर देंगी, तो दैट इज़ द ऑल कॉन्सेप्ट, है ना? चलिए
हाँ, तो एक्टिव अब ये हो गया और इसी कारण जो है तो कोई भी रीज़न हो सकता है, व्हाटएवर गुटखा खा रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, इवन मैगी खा रहे हो। अब आजकल तो हर चीज़ में ही बोलने लग गए कि ये खाने से भी कैंसर, ये खाने से भी कैंसर। अब इसको क्या रिपीट करूँ भाई मैं? हाँ, बिल्कुल रेडिएशन से कैंसर होता है ना? रेडिएशन से कैंसर होता है, तुम्हारे गलत खाने-पीने से कैंसर होता है, तुमने कोई ऐसे साल्ट ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें खाते हो तो ऊट-पटांग चीज़ें खा ली, उसके वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होगी तो उससे भी आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाली सारी चीज़ें अगर लाइट लाइट तो ज़्यादा नहीं जल रही पर जब लाइट जलाऊँगी तभी तो यहाँ पर दिखेगा। चलो ठीक है, तो दैट इज़ ऑल थिंग्स। अब हमने बात कर ली कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास में, अब हमारा सीकम अब आगे चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है। अब एक बात बताओ सारा खाना जो है वो फाइनल डाइजेशन भी हो गया और डाइजेशन के अलावा जो है वो बेसिकली क्या हो गया? डाइजेशन के अलावा जो है अ डाइजेशन के अलावा जो है वो बेसिकली एब्ज़ॉर्प्शन भी हो गया। अब आप ये देखो कि अब बचा ही क्या है बड़ी आँत के पास में? बिल्कुल बचा है। बड़ी आँत भी अवशोषण का ही काम करती हैं। बड़ी आँत भी क्या करती हैं बेटा? अवशोषण का ही काम करती हैं, एब्ज़ॉर्प्शन का ही काम करती हैं। लेकिन वो किसका एब्ज़ॉर्प्शन कर रही हैं? वो एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रही हैं और एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कर रही हैं। तुम ड्रग्स लेते हो क्या? बताओ देखें, तुम ड्रग्स लेते हो क्या? बताओ देखिए फटाफट से, है ना? तुम ड्रग्स लेते हो क्या? तो बेसिकली एक चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो आप लोगों का पानी है, अब पानी जो है वो डाइजेशन नहीं माँग रहा है। पानी भी डाइजेशन नहीं माँग रहा है, विटामिन्स भी डाइजेशन नहीं माँग रहे हैं क्योंकि ये तो इसके खाने से कोई एनर्जी तो मिल नहीं रही। तो पानी कहाँ पर एब्ज़ॉर्ब हुआ? पानी के अंदर की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब हुई और जो लोग ड्रग्स को ड्रग्स बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं-नहीं मैडम हम तो नहीं लेते, तो बेसिकली हम लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स को हिंदी में औषधि कहते हैं। तो अब जो ड्रग्स की हम बातें करते हैं, जो ड्रग्स का नाम सुनते ही संजय दत्त और बाकी सारे हीरो जो है वो आँखों के सामने आ जाते हैं। तो वो ड्रग्स क्या है? तो ड्रग्स का मतलब एक्चुअली औषधि है, जिनको आप दवाइयों के रूप में ले रहे हो। अगर उनका आप ज़्यादा सेवन करोगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो एज़ अ ड्रग्स काम करेंगी। लोग ड्रग्स का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पर? उन्हें हम फिर ड्रग्स अब्यूज़ कह देते हैं। यानी कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत नहीं लेकर अगर आप ज़्यादा ले रहे हो। अब जैसे अल्कोहल तो खाँसी की दवाई में भी है ना? लेकिन उतनी है जितना शरीर को चाहिए। अगर उसी खाँसी की दवाई को आप ज़्यादा पीने लगोगे तो आपकी और ड्रग्स में होता कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। वो चीज़ जो है वो बेसिकली क्या हुआ किसी का कमेंट सेक्शन नहीं खुला है, किसी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, यहाँ डाउट सेशन में पंचायती कर रहे हैं लोग, ठीक है? अब चुप हो जाओ। अब चुप हो जाओ, अपना दिमाग मत दो ना यार, सुन लो। ये डाउट सेशन है, इसको डाउट सेशन रहने दो। तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो ड्रग्स है वो बेसिकली ड्रग्स इसलिए बन गई क्योंकि जो चीज़ हमारी बॉडी में जितनी चाहिए उतनी चाहिए होगी। अगर वो ज़्यादा यूज़ में करोगे तो बॉडी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इफ़ेक्ट आएगा। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपको नींद दिलवा देती हैं, है ना? तो ड्रग्स वो औषधियाँ ही थी, दवाइयों में वही ले रहे हो, नींद की दवाई में वही ले रहे हो, दर्द की दवाई में वही ले रहे हो। लेकिन अगर उसे ज़्यादा ले लोगे, अब ज़्यादा कैसे ले लिया? लोग नशा करते हैं खाँसी की दवाई से, लोग नशा करते हैं पुदीन हरा से, लोग नशा करते हैं व्हाइटनर से, लोग नशा करते हैं शाही से, लोग नशा करते हैं गोंद से, ये तो सस्ते नशे हैं और वो हेरोइन-फ़ोरोइन वाले तो अलग हैं। अब तुम सोचो मैडम पुदीन हरा से जैसे नशा एग्ज़ैक्टली आजकल मार्केट में पुदीन हरा नहीं मिल रहा है, जो पहले लिक्विड फ़ॉर्म में मिला करता था या शायद टैबलेट फ़ॉर्म में मिला करता था। ख़ैर अब वो लो टॉपिक हट जाएगा इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रही। तो ड्रग्स का मतलब औषधि है और हम सब लेते हैं, ठीक है? ये वाली बात है। चलो, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं क्या? तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एब्ज़ॉर्प्शन सबका हो गया। अब आपके पास में आता है रेक्टम। कई जगह पर तो रेक्टम को जो है वो बेसिकली बड़ी आँत का ही पार्ट माना जाता है। कई जगह पर रेक्टम यानी कि मलाशय जो है आपका, है ना? कई जगह जो मलाशय है आप लोगों का, उस मलाशय को जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है? तो इसको अलग से हम लोग देखते हैं। रेक्टम वो जगह है जहाँ पर आप लोगों का जितना भी मल वगैरह है वो स्टोर होता है और एनस वो जगह है जहाँ से वो जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितना भी आपका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बना है, ये कार्बनिक कंपाउंड होगा, है ना? ये कैसा होगा? कार्बनिक जो है वो कंपाउंड होगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर जो है वो बेसिकली ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका डाइजेशन होता है जिसमें आपका
शुरू, अब देखो डाइजेशन में 2 चीज़ मैंने यहाँ पर बोली, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ बोली है, इसको समझ लो कि एक तो मैं बोल रही हूँ कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर हुआ, फर्स्ट डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, डजंट मैटर भले 30% ही हो, लेकिन कहाँ पर हुआ भाई, आप लोगों को पता है कि ये तो हुआ आप लोगों के ओरल कैविटी के अंदर। आपकी बॉडी का दूसरा डाइजेशन कहाँ पर हुआ, आपकी बॉडी का दूसरा डाइजेशन जो है वो प्रोटीन का हुआ, और प्रोटीन का जो है वो कहाँ पर हुआ, आपके स्टमक के अंदर हुआ, और आपकी बॉडी का तीसरा डाइजेशन जो है वो फैट का हुआ, और फैट का डाइजेशन जो है वो बेसिकली कहाँ पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। तो यही सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस से हम लोगों को चीजों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेरी गुड आकाश, ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी कहते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ड्रग्स बॉडी में इफेक्ट नहीं करता क्या मैडम, बिल्कुल करता है, कैसे नहीं करता, अलग अलग ड्रग्स अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, और अगर कुछ ऐसी जो ड्रग्स एक्चुअली ले रहे हैं वो स्वापक होती है, नींद आती है उनसे, है ना, और नींद आती है तो लोग सोते रहते हैं, और बेसिकली जब आप किसी चीज का ज्यादा यूज करोगे ना, तो आपके न्यूरॉन जो होते हैं, जो एक मैसेज को दूसरे मैसेज को पहुंचा रहे हैं ब्रेन तक, बेसिकली वो न्यूरॉन डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो अब ये जो मैसेज है ना, ये जाएगा ही नहीं आगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद में जो है वो लोग क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता, उसको बोल रहे भाई तू चुप हो जा, उसको नहीं समझ आएगा, उसको चोट लग गई उसको नहीं समझ में आएगा, उसको दर्द ही नहीं होगा, है ना, उसको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, सारा बॉडी का दिमाग का सिस्टम अलग हो गया, तो वो इस तरह से इफेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली ड्रग्स से ड्रग जो है वो डेथ भी हो जाती है अगर आप ज्यादा मात्रा में लोगे। भाई दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दूध पीना अच्छा है, अब तुम 5 लीटर दूध एक ही दिन में पी लोगे तो तुम्हें दस्त हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे। तो वो जो मिल्क है, जिसे आप कह रहे हैं कि मिल्क बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, अगर आप उसे एक्सेस में लोगे तो भैया वो भी आपका जो है वो परेशानी ही करेगा। तो बॉडी में कोई भी चीज हो जो भले लाख अच्छी हो, लेकिन बेसिकली जो है वो आपको परेशान ही करेगी, ठीक है। कमल, इस प्रश्न का अगर मैं आंसर दूंगी तो फिर भैया बेटा मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं आ पाऊंगी, इसलिए सॉरी मैं नहीं देना चाहती। बाकी आप इतना सा समझ लो कि नींद ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि तुम आलसी हो, ठीक। चलिए, हमें तो नहीं आती भाई। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो इंसान 7 लीटर दूध पी रहा है उसको जो है वो दस्त क्यों नहीं हुए। बॉडी को एक साथ नहीं है कि एक दिन ही, आज तुम धोनी बन जाओ धीरज, और आज 7 लीटर दूध पी के देख लो तुम्हें दस्त हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी एक साथ अडेप्ट नहीं करती चीजों को, है ना। पहले हम जब कोई इंसान शराब पीना शुरू करता है, वो पहले क्या करेगा, वो पहले एक बॉटल से शुरू करेगा, और एक बॉटल उसके लिए बहुत हैवी होगी। जब वो एक बॉटल बहुत सारी पी लेगा, मतलब हर दिन पी रहा है, तो उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है कि अच्छा ये तो डेली का काम हो गया। फिर आपको एक बॉटल से कुछ नहीं होगा, फिर आप 2 बॉटल पे जाओगे, फिर आप 3 पे जाओगे, फिर आप 4 पे जाओगे। हालांकि अगर वो खराब कर रहा है बॉडी, तो बॉडी फिर खराब होती रहेंगी, और ऐसे अडेप्शन आता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज ये तो हो गया अपना किसका टॉपिक, ये तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर किसके बारे में, डिजीज, जो मेन टॉपिक है हमारा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई अब मैं डिजीज के बारे में बात कर रही हूँ, मानव रोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत अच्छे से समझ लेना, और बहुत अजीबोगरीब नाम आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना। लास्ट वाले टॉपिक में अजीबोगरीब नाम आए तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया हो सकता है कि नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अजीबोगरीब नाम आएंगे तो याद करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अभी कह रही हूँ। तो मेरे को मत कहना कि मैडम याद नहीं हो रहा या ऐसा हो रहा है, याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं और उपाय। डिजीज की कहानी शुरू कहाँ से होती है, मैंने हमेशा बोला है कि मनुष्य जो है वो सबसे डेवलप्ड जानवर है ना। तो मनुष्य जो सबसे डेवलप्ड जानवर है, उसको कोई तो होगा जो परेशान कर सकता है, मनुष्य तो सबसे डेवलप्ड है ना, है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई मनुष्य अगर सबसे डेवलप्ड जानवर है, तो उसको कौन सबसे ज्यादा बीमार कर सकता है, तो दुनिया के सबसे डेवलप्ड जानवर को दुनिया के सबसे अनडेवलप्ड ऑर्गेनल्स ही बीमार कर सकते हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं, तो हमें कौन बीमार कर सकता है, हमें माइक्रो ऑर्गेनल्स बीमार कर सकते हैं, हमें सूक्ष्म जीव बीमार कर सकते हैं। और सूक्ष्म जीव कौन है भाई, और सूक्ष्म जीव में आता है हमारे पास में सबसे पहले बैक्टीरिया। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा हमें बीमार कर सकता है, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं। और अब तुम लोग, अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, और मैं फिर कह रही हूँ कोई बकवास नहीं करेगा, जितना पूछूंगी उतना ही आंसर आएगा। डाउट भी अब मैं आखिरी में ही बोलूंगी, पर मैं चैट ऑन कर रही हूँ, है ना, कोई फालतू मैसेज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर समझो कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कह रहे हैं, वो बताओ कि वो कौन से किंगडम का पार्ट है, क्योंकि ये मैंने तुमको पढ़ाया है। बोलो, फटाफट से मैसेज करो, कोई या हूं, हाँ हूं, ओके कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, मुझे कुछ हेलो गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो किस फाइलम, किस किंगडम का पार्ट है। हमने पढ़ाया था, ये अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और हमने बैक्टीरिया बोला था एल्गी
पेड़ है मेरे बच्चे, पेड़ का डेवलपमेंट एल्गी से हुआ, और ये जो एल्गी कह रहे हैं वो अलग है। अरे भाई साहब, तुम तो अर्थ का अनर्थ कर दिए। बेटा बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली मोनेरा जगत में आता है। बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा जगत में आता है, याद करो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो मोनेरा वाले वेरी गुड। चलो, तो हमने बोला कि बैक्टीरिया जो है, एक तो हम बैक्टीरिया से बीमार हो सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो भी यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय। बैक्टीरिया भी जो है वो बेसिकली क्या है? एक कोशिकीय है। तो एक तो हमें बैक्टीरिया बीमार करता है ना, और ये खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता। दूसरा हम किससे बीमार हो सकते हैं? दूसरा हम जो है वो प्रोटोजोआ से बीमार हो सकते हैं। प्रोटोजोआ मैंने पढ़ाया हुआ है, और प्रोटोजोआ को भी मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ जो है वो कौन से वर्ग में आते हैं। तो बताओ, देखिए प्रोटोजोआ कौन से वर्ग में, कौन से उसमें आते हैं, कौन से किंगडम में आते हैं? 5 किंगडम थियरी विहेट करने दी थी, याद करो। उसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। तो ये जो है वो किसके अंदर आ रहा है? ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये आता है आपके प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये प्रोटिस्टा के अंदर आया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आ गया आपके प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। तो हमें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन आता है? प्रोटोजोआ में अमीबा आया, पैरामीशियम आया, प्लाज्मोडियम आया, है ना, ये सब आ गए। अब तीसरा हमें कौन बीमार कर सकता है? दे ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिल, है ना। तीसरा हमें बीमार कर सकती है फंजाई। फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, और कवक तो आपको पता ही है कि भाई फंजाई वाले वर्ग में ही आती है। तो जितनी भी कवकें हैं हमें वो बीमार कर सकती हैं। इसके अलावा हमें कौन बीमार कर सकता है? इसके अलावा हमें बीमार कर सकती है एल्गी। कौन बीमार कर सकती हैं? एल्गी, यानी कि शैवाल हमें बीमार कर सकती हैं। हालांकि शैवाल हमें बीमार, मनुष्य पर शैवाल का कम असर है। मनुष्य, क्योंकि शैवाल कहाँ है? शैवाल एल्गी है आपके पानी के अंदर, है ना। तो इतना हमारा संपर्क इससे होता नहीं है, और ये कंपैरेटिवली हमें मनुष्य में बीमार नहीं होती, है ना। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। पांचवा, पांचवा द मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आता है आपके पास में वायरस। आप लोगों को वायरस की एक याद दिलाती हूँ मैं तुमको, है ना। वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं। अभी हमने जब क्लासिफिकेशन देखा, देन वी रियलाइज कि हमने बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर पढ़ा, हमने प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा, हमने कवक यानी कि फंजाई, हम फंजाई कैरेक्टर में देख रहे थे, हम शैवाल को जो है वो प्लांटी के अंदर देख रहे थे, पादप वर्ग में देख रहे थे। लेकिन तुमने नोटिस किया कि हमने वायरस को तो किसी भी किंगडम में कैटेगराइज ही नहीं किया। हमने वायरस को तो किसी के अंदर भी जो है वो कैटेगराइज ही नहीं किया। बिल्कुल पढ़े अर्जुन, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो वायरस जो है, एल्गी से इंसानों को इतना फर्क नहीं पड़ा, एल्गी से कोई रोग नहीं हो रहा हमको, सीधी सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वायरस की बात करो, तो वायरस को तो मैडम हमने ना मोनेरा में रखा, ना प्रोटिस्टा में रखा, ना फंजाई में रखा, ना प्लांटी में रखा, और ना ही एनिमेलिया में रखा। तो वायरस कहाँ गया भाई, है ना। वेरी गुड गुड़िया। ये गुड़िया, गुड़िया क्या, गुड़िया जो है ये पढ़ती है एसएससी वाली क्लास, है ना, वहां पढ़ाया हुआ है ये चीज। तो बेसिकली न्यू न्यू वेरिएंट बनाते हैं ना, इसलिए नहीं। वायरस की कहानी क्या है? आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप जो है, अब देखो मैं एक तरफ तो बना रही हूँ, चाहे आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप प्रोटोजोआ की स्ट्रक्चर देखो, है ना, चाहे आप लोग जो है वो एल्गी की स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप लोग फंजाई की स्ट्रक्चर देखो, आप इनकी किसी की भी स्ट्रक्चर देखोगे, दे ऑल आर सेल, इनके पास कोशिका है। अब कोशिका है तो कोशिका के अंदर तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि भाई कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म भी होगा, केंद्रक भी होगा, और सेल ऑर्गन भी होंगे। चाहे थोड़े बहुत ही हो, चाहे बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता हो, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया जो है वो उसमें एक ही राइबोसोम हो, पर है तो सही, साइटोप्लाज्म है पर है तो सही, थोड़ा बहुत डीएनए है पर है तो सही, सब में ऐसा ऐसा है ना। तो इनके पास तो साइटोप्लाज्म भी यानी कि कोशिका द्रव भी है, जीव द्रव्य भी है। लेकिन जब आप वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, तो वायरस के पास ना तो कोई कोशिका है, ना कोई कोशिका द्रव है, ना कोई केंद्रक है, कुछ नहीं है। तो फिर मैडम वायरस में है क्या? वायरस में एक ही चीज है, वायरस में या तो होगा डीएनए, और वायरस के अंदर या है होगा आरएनए। या तो वायरस डीएनए वाले होते हैं और या आरएनए वाले होते हैं। तो वायरस के अंदर बेसिकली जो है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। अब तुम कहोगे मैडम प्रोटोप्लाज्म क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, और वायरस में जीव द्रव्य नहीं पाए जाने के कारण इसको कोशिका बोला ही नहीं जाता, ये कोशिका है ही नहीं। तो
तो कोशिका ही जब कोई चीज नहीं है तो उसको आप लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे कैटेगराइज करोगे? जब कोई चीज कोशिका ही नहीं है तो उसे लिविंग, सजीव और निर्जीव कहने का भी हक नहीं है ना? तो इसलिए वायरस को कोशिका में कैटेगराइज नहीं किया जाता, और कोशिका में कैटेगराइज नहीं किया जाता और कोशिका में अगर कैटेगराइज नहीं किया जा रहा तो इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण भी नहीं किया जा रहा। ठीक है, फिर से समझ लो। अब मैंने पहले भी कहा अपने मैसेज मत करो, अभी मत करो, है ना? आखिरी में खुद ले लूंगी डाउट। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं डीएनए, और आरएनए क्या है? डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है ना? बने हुए तो ये भी प्रोटीन से ही है बेसिकली देखा जाए तो, इनमें प्रोटीन है, इनमें शुगर है ना? पर ये बने हुए तो ये भी जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि प्रोटीन के ही हैं, लेकिन ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, है ना? ये गुणसूत्रों के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्रों के साथ में जा सकते हैं ना, क्योंकि गुणसूत्र याद करो मैं पढ़ा रही थी, 23 मम्मी से आए, 23 पापा से आए, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से ही तो बने हुए हैं। और जो चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है ना, वो बेसिकली जो है वो क्या हो गया, है ना? अब यहाँ पर हम लोग डीएनए आरएनए के डिफरेंस बाद में बताएंगे, अभी जो टॉपिक पे चल रहे हैं उसे समझो। तो अभी हम लोगों ने बोला डीएनए और आरएनए, जिसे हम लोग डीऑक्सी, है ना, हम क्या कह रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। राइबोज यहाँ पे शुगर है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल दिया, और इसको जो है इसको राइबोज, इसको उसमें तो डीऑक्सी राइबोज आ रहा है, इसमें सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। ठीक है, तो उसमें डाइऑक्सी नहीं है बस। तो ये डिफरेंस है आपके डीएनए और जो है वो आरएनए का। हाँ सोनाली है। चलो, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या क्या चीजें हैं। तो हमने ये कहा कि भाई वायरस के पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गन, यानी कि कोशिका के अंग, और जो है वो जो कोशिका का द्रव है अगर उसको मिला दिया जाए ना तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, है ना? अब इसके पास कोशिका भी नहीं, इसके पास ना तो कोशिका द्रव है और ना ही कोई अंग है, इसलिए हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर क्या कहा इसको, इसलिए हम इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जो है वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस 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 सेल क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वायरस के पास में जीव द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव, और कोशिका अंगों को मिला दिया तो उसको जीव द्रव्य कह दिया। ठीक है, बाकियों के अंदर होता है इसलिए इन्हें जीव कहा जाता है। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि वायरस ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, पता ही नहीं लगता। अगर मेरी नाक की टिप पे बैठा है तो निर्जीव होगा, और मेरी नाक के अंदर चला गया तो वो एक्टिव फेज में आ जाता है ना? तो ये इस तरह से काम करता है। तो वायरस भी हमें बीमार करता है, लेकिन वायरस अगर मेरी बॉडी के ऊपर भी बैठा है, लेकिन ये किसी रूट से हो सकता है, कान से चला जाए पर कान से नहीं जाएगा। क्यों? ये ओरल कैविटी से ज्यादा जाता है, और ये जेनाइटल से ज्यादा जाता है। नाक से जा सकता है, ओरल कैविटी से, और जेनाइटल यानी कि जननांगों के छिद्रों से। तो इन 3-4 जगहों से जो है ये जा सकता है बॉडी के अंदर और अपने आप को लिविंग कर लेता है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ में आया कि मैडम ये 5 ऐसे रीजन है जिनके कारण मनुष्य बीमार पड़ता है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि मनुष्य बीमार तो पड़ रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया कैसे? ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में आया कैसे? ये एल्गी आपकी बॉडी में आया कैसे? फंजाई आपकी बॉडी में आया कैसे? वायरस आपकी बॉडी में आए कैसे? तो वो होंगे कैरियर या वो होंगे वेक्टर। तो ये तो क्या है? ये दे ऑल आर फैक्टर्स, ये कारक है। दे ऑल आर फैक्टर्स, तो ये तो क्या है? ये तो फैक्टर हैं, ये तो कारक है, ये तो वजह है जिससे हम बीमार हो रहे हैं। अब बात करती हूँ वेक्टर की, अब बात कर रही हूँ किसकी? वेक्टर की। वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वाहक। कि मैडम ये सारे के सारे कैसे हमारी बॉडी में आ सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे वेक्टर की, यानी कि वाहक की। तो वही वेक्टर कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है कि मैडम एयर से आ जाए, बिल्कुल सही बात है। एक होता है कॉन्टाजिनस, यानी कि टचिंग से, संक्रमण से आ जाए, है ना? ये हो सकता है हवा पानी। चलो ये एयर हो गया, वाटर हो गया, और फूड हो गया, या तो ये इससे आ गया, है ना? या फिर मैडम ये जो है किसी मच्छर से आ जाए, मॉस्किटो से आ जाए, है ना? या फिर हो सकता है कि मैडम ये मक्खी से स्प्रेड हो रहा हो,
है ना, उससे भी हो सकता है। और दूसरी चीज हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो किससे स्प्रेड हो रहा हो, ये आपका कॉन्टाजिनस भी हो सकता है, यानी कि संक्रामक भी हो सकता है ना, संक्रमण, यानी कि ये फैल भी रहा हो। कॉन्टाजिनस भी बोलते हैं, टचिंग डिजीज भी बोल देते हैं उनको, हैंडिंग डिजीज भी बोल देते हैं, है ना। तो कुछ तो हवा पानी वगैरह से हो रहा हो। अब मच्छर से कौन सा होता है, मक्खी से कौन सा होता है ना, तो ये बात करते हैं। जैसे मच्छर से होने वाले रोगों के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, तो तुम्हारे पास में कौन कौन से आते हैं। तुमने डेंगू पढ़ा है, डेंगू, है ना। तो जो आपका डेंगू है वो आपका किसके कारण हो रहा है, वो आपके मच्छर से हो रहा है, मच्छर से हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मच्छर एंड मक्खी, ये भी समझना। तुम कहोगे मच्छर की बीवी मक्खी होती है, तो नहीं है भाई, नहीं है, मौसी है मच्छर की मक्खी। अब मक्खी में मेल मक्खी भी हो सकती है, फीमेल मक्खी भी हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना अपना। ये फ्लाई है, ये मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो में मच्छर मेल होगा और फीमेल होगा। मच्छर में भी जो रोग पैदा करेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल होगी। आज ही पढ़ाया था 5 बजे वाली क्लास वाली, एसएससी वाली क्लास में, एसएससी अड्डा 24/7 पर जो होती है उसमें आज ही पढ़ाया था। तो इसलिए कहती हूँ, अगर सही में साइंस पढ़नी है और बहुत अच्छे से, ऐसे कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो क्लास लेना शुरू कर दो। तुम्हारे, मैं कह रही हूँ ना, बहुत फायदा होगा तुमको। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मच्छर की, तो मच्छर की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मच्छर में मेल भी होता है, फीमेल भी आता है। खैर, सेम लाइन वापस रिपीट कर देती हूँ कि मच्छर, जो मेल मच्छर होगा ना, जो मेल मच्छर है, जो मेल मॉस्किटो होगा, वो कभी भी ह्यूमन को नहीं काटेगा। वो आपको पार्क में मिलेगा, वो आउटसाइड ही मिलेगा आपको, कभी भी आपको काटेगा नहीं वो, है ना। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि मेल मच्छर अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेता है ना। तो फिर मैडम फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो क्यों लेती हैं, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को करने हैं बच्चे, है ना। और वो एग को डेवलप करने, एग को न्यूट्रिशन देने के लिए जो है ना, एग को न्यूट्रिशन देने के लिए वो ह्यूमन से लेती है, यानी कि हर ह्यूमन से अपना न्यूट्रिशन लेती है, यानी कि तुम्हें काटेगी, तुम्हारा खून पिएगी, उससे न्यूट्रिशन अपने अंडों को देगी, है ना। तो तुम्हारे मतलब हर मच्छर की रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है, तुम्हारे ही बच्चे हैं वो सब, ठीक है। तो हर मच्छर की रगों में तुम्हारा ही खून है भाई, तुम्हारी ही संतान है, और तुम उन्हें पट पट करके मार देते हो। फिर प्रियांशु तुम बोले ना, आज तो तुम बोलने लायक नहीं हो, आज तुम मत बोलो मेरी क्लास में, आज तो मत ही बोलो। बड़ा बुरा लगा मेरे को, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा आज। भले गलती किसी की भी हो, पर तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था। तो हमने बोला फीमेल, तो फीमेल के अंदर जो है वो ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या, तो यहाँ पर जो है, तो हम लोग जो कह रहे हैं वो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ऐसा मत बोलो क्या हुआ भाई, ऐसा ही है, अब जैसा भी है, ठीक है। तो हम मच्छर के पापा बने, बिल्कुल बिल्कुल, पापा भी तुम, मम्मी भी तुम, उधर तो कोई जेंडर डिवाइड हो ही नहीं रहा ना। चलिए, अब देखो हम लोगों ने क्या कहा। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि फीमेल मॉस्किटो होंगी। अब हमने बोला भाई डेंगू, डेंगू हो गया, डेंगू के अलावा मलेरिया हो गया, मलेरिया भी हो रहा है ना। मलेरिया के अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें भी फीमेल मॉस्किटो ही है, ठीक है, और भी आएंगे डिजीज। तो मक्खियों के अंदर, मक्खियां भी, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइज। जैसे कि एक हम बोल रहे हैं हाउस फ्लाई, एक होती है घरेलू मक्खी जो तुम्हें सर दर्द करके रखती है घर में, है ना, एक होती है हाउस फ्लाई। अब इसके अंदर मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये मक्खियों ने काटा नहीं है। और इन मक्खियों में जो मक्खियां काटेंगी, जैसे कि मैंने बोला सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई में तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बीमारी कॉज करेगी। लेकिन दूसरी मैं बोलती हूँ सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं। अब बालू मक्खी जो है ना आपकी, वो जो है वो तो काटती है, वो तो काटती है, वो लेशमानियां करती है ना। वो क्या करती है, लेशमानियां, जब लेशमानियां पढ़ाऊंगी तब मैं बता दूंगी आप लोगों को, है ना, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, एक होती है हमारे पास में सीसी फ्लाई। अब इसका टी साइलेंट होता है, तो हम इसे बोलते हैं सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई भी काटती हैं, और सीसी फ्लाई में भी कौन ही काटेगा, जो फीमेल होगी। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से हमारे पास हाउस फ्लाई आती है, सैंड फ्लाई आती है, सीसी फ्लाई आती है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास में, अब मच्छर के अंदर भी जो हमारे पास में मच्छर आती हैं, उनके अंदर एक तो होती है फीमेल मॉस्किटो एडीज, एक तो हमारे पास में होती है एडीज, एक होती है हमारे पास में एनाफिलीज। अब तो ये तो तुमको पता ही होगा, एनाफिलीज, है ना। एक हमारे पास में जो होती है वो होती है क्यूलेक्स। कौन होती है, क्यूलेक्स। अब क्यूलेक्स जो होती है वो हाथी पांव या फिलपांव जो होता है, वो एलिफेंटाइटिस जो बोलते हैं वो करती हैं। एनाफिलीज जो है वो मलेरिया करती हैं। और डेंगू, ये जो एडीज है, एडीज इजिप्टाई, आपने कोई ऐसा मच्छर देखा होगा जिसके ऊपर बहुत सारी धारियां धारियां होंगी, है ना।
दिखा दीजिए, कल दिखाऊंगी श्रुति, आज पीपीटी नहीं बना पाई ना इसलिए। कल पीपीटी बना के लाऊंगी ना तो दिखा दूंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी दिखा दूंगी चलो अभी, है ना। तो हमने बोला एडीज, अब एडीज जो होती है वो धारी धारी, जैसे उसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, उसके बॉडी पर ना धारियां होंगी, बहुत गंदा सा काला सा मच्छर दिखता है। और सबसे बड़ी बात, डेंगू का मच्छर तो सफाई में रहता है और मलेरिया का मच्छर गंदगी में रहता है, ठीक है। मेरी मम्मी को ना सफाई का बड़ा कीड़ा है, तो हम जब यहाँ पे जो घर से बाहर रहते थे, तो जिस रूम में रहते थे वहां पिछले 2 साल पहले हमें हो गया डेंगू। मतलब हम तीनों भाई बहन, चारों भाई बहन साथ रहते थे, दीदी तो बच गई, तीनों भाई बहनों को हो गया डेंगू। अब मेरी मम्मी बीमार तो हुए हम डेंगू में, तीनों भाई बहन एक साथ। अब मेरी मम्मी को किसी ने कह दिया कि भाई मच्छर मच्छर से होता है डेंगू, तो मेरी मम्मी भैया बीमारी में ऐसे ताने सुनाए, गंदे रहते हो, ये रहते हो, इसलिए मच्छर हो गए। फिर उनको समझाए कि एडीज का तो मच्छर, एडीज तो मच्छर ही सफाई में रहता है, इसका मतलब हम सफाई में थे तो हमें डेंगू हो गया। तब जाके मेरी मम्मी शांत हुई कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब मेरे बच्चे सफाई से तो रहते हैं। फिर टेंशन है भैया कि अगर गंदगी में रहे तो मलेरिया हो जाएगा, सफाई में रह गए तो डेंगू हो जाएगा। ये विडंबना है ही। अब यार पवन, इतना मच्छरों पर मैंने पीएचडी नहीं करी यार, है ना। चलो, कि डॉट, अब मैं मच्छर को पहले तो पकड़ूं, फिर उसके मैं व्हाइट डॉट देखूं, अरे इतना नहीं आता मेरे को। कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो चलो ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज, आज चुप हो जाओ भाई। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हमने बोला कि भाई एडीज, एडीज ने डेंगू किया जो अलग, एडीज डेंगू कर रही है जो अलग, एडीज को चिकनगुनिया भी करना है, एडीज चिकनगुनिया भी कर रही होती है, एडीज जो है वो येलो फीवर भी करती है, एडीज को सब करना होता है। तो येलो फीवर का भी लेके चल रही है ना, चिकनगुनिया का भी लेके चल रही है, डेंगू का भी लेके चल रही है, बोला जो जाए वही सही। तो उस टाइगर मॉस्किटो से तो बच के ही रहना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को जो है तो ये वाली चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चिकनगुनिया कर रही है, येलो येलो फीवर इंडिया में नहीं होती। अब तुम कहोगे पीला बुखार, ये तो पीलिया है अपना वाला, जॉन्डिस है, नहीं भैया नहीं। देयर इज द लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉन्डिस एंड येलो फीवर, दोनों में बहुत फर्क है। अब चुप हो जाओ तुम, मैसेज मत करो, डाउट सेशन में भी मैसेज कर रखे हो यार। चिकनगुनिया चिकनगुनिया ही होता है, हिंदी इंग्लिश कॉमन है। और बढ़ा दूंगी जब चिकनगुनिया पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ नॉलेज ऊपर ऊपर का समझ लो, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का समझ लो, है ना। तो ये जो येलो फीवर होता है बच्चे, ये येलो फीवर जो है वो जापान में होता है। ये येलो फीवर किस में होता है? जापान में। तो मैडम जापान वाला हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एडीज मॉस्किटो तो इंडिया में भी है, तो वो इंडिया, इंडिया वाली मक्खी को, एडीज मॉस्किटो को येलो फीवर का नहीं मिल रहा है वायरस, है ना, बाकी मिल रहे हैं जो चला रहे। एक मेरे दिमाग से निकल गया, जीका वायरस। जीका वायरस को भी अभी हाल ही में जो चलने वाला जीका वायरस है, केरला में मिल रहा है जो, है ना, इस जीका वायरस को भी यही एडीज लेके चलती हैं। तो ये लाइमलाइट में है भाई, ये मच्छरों की वो है, सरताज है, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीजें जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान रखनी है। ये सब तो तुम्हें मोटा मोटा समझ में आ गया। अभी मैं जब जब तुम्हें डिजीज पढ़ाऊंगी, अभी तुम मोटा मोटा समझ लो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जब मैं तुम्हें डिजीज पढ़ाऊंगी तुम्हें यही नहीं पता कि भाई मैडम वैक्सीन क्या होती है। अब वैक्सीन की कहानी अभी है, अब बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम अभी ना आएगी। ये बहुत सारी चीजें जो अभी अभी ना तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, जब डिजीज को बहुत डीपली तो पूछी जाएंगी, तो मैं बहुत बार वैक्सीन वैक्सीन शब्द भी बोलूंगी। तो वैक्सीन है क्या भाई? इंग्लिश में तो वैक्सीन कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं टीका लगाए, टीका। अब टीके का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को अच्छे से आज ही समझ लेना। छोटे थे तब भी हमारे टीके लगे हुए, सबके हाथों के इस तरफ निशान होगा, चेक कर लो, ठीक है। अरे येलो वैक्सीन क्या है शिवम? अभी ये सफाई पे अटके, मैं वैक्सीन तक आ गई, उनको सफाई पे जाना है। अब दो चीजें हैं, अभी से समझो। अभी कोविड में बहुत वैक्सीन 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 चला है, अभी कोविड के बाद में भी बहुत वैक्सीन 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 चला है। अब इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यस मैडम नो मैडम कुछ मत करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सुन लो बस तुम अब। तो अब हमने कहा वैक्सीन। देखो बात ऐसी है, जिस दिन ये कमेंट करना बंद कर दोगे ना थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे दिमाग में घुसेगी कोई चीज। तुम टाइप करते रहते हो, आधा ध्यान तुम्हारा टाइप में होता है, उतने में तो मैंने क्या कह दिया निकल गया, है ना। ऐसे बंद करके और ऐसे बैठ जाओ और ऐसे बस सुन लो। टाइपिंग करना बंद कर दो, ऐसे हाथ बांध के बैठ जाओ, किससे हाथ नहीं रुक रहे अपने तो, थोड़ी देर के लिए, ताकि दिमाग में सिर्फ चीजें घुसे,
टाइपिंग में आधा टाइम निकाल देते हो तुम अपना, फिर कहते हो मैडम आ रहा नहीं है। आज क्लास में एक बच्चा था यूट्यूब वाली क्लास में, कह रहा मैडम आप तो क्या कुछ तो शब्द बोला था, हसीना से कम नहीं, ऐसा कुछ तो बोला था उसने। फिर दूसरी पाल में दूसरा मैसेज आता है कि मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसकी आज इतनी गंदी इंसल्ट की है ना मैंने कहा तुम्हें हसीनाएं देखनी है तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा, और तुम्हें कमेंट करना है। अब हा हा करेंगे आधे लोग, मत करना, अभी कह रही हूँ, हाथ बांध के बैठो और चुप रहो अब। तो अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की अच्छे से कोशिश करो। क्या होता है ना कि वैक्सीन हम हमारी बॉडी में देते हैं और हमारी बॉडी को पागल बनाते हैं, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब समझो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि हमने हमारी बॉडी को दिया और पागल बनाया। मैं इसे मैसेज मत करो, मैं फिर कह रही हूँ मैं ब्लॉक कर दूंगी। अब हमने बोला कि वैक्सीन जो है वो बेसिकली कैसे काम करती है, इसे समझने की कोशिश करो। मैं कोविड के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोविड था, कोरोना वायरस, वैक्सीन और कुछ नहीं होती बेटा, कोई स्पेसिफिक डिजीज है, कोई स्पेसिफिक रोग है, उस रोग का रोग कारक है। जैसे कोरोना था तो हमने वैक्सीन में क्या किया, हमने वैक्सीन में कोरोना वायरस है तो वायरस में अभी अभी बताया कि वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ऐसे समझो। तो जो कोरोना वाला वायरस है ना उसमें डीएनए नहीं है, कोरोना वाला वायरस आरएनए वाला वायरस है। अब हुआ क्या कि आरएनए की तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है ना, कि भाई आरएनए की कोई स्पेसिफिक, मानो कि ये स्ट्रक्चर थी, ये इसकी स्ट्रक्चर थी, मानो इसकी संरचना कुछ ऐसी थी। हमने वैक्सीन के अंदर और कुछ नहीं किया, हमने वैक्सीन जब दिया, अरे वही पढ़ा रही हूं, पहले पढ़ लो, सुन लो। अतुल जी सुनो मेरी बात। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं समझना, हमने कहा कि कोरोना वायरस के अंदर डीएनए है, वो सॉरी आरएनए है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आरएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी। ये कोरोना अगर बॉडी में जाएगा तो बहुत ज्यादा तांडव करेगा। कोरोना करता क्या था इसे भी समझा देती हूँ साथ में, कि कोरोना जो है सीधा का सीधा जाता था आपके बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाकर आपकी डब्ल्यूबीसी जो कि आपकी क्या बनाती है, जो कि आपकी रोगों के लिए बहुत ज्यादा एंटीबॉडी इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करती हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रति इम्यून सिस्टम को जो ग्रोथ करवाती है ना, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर बनाती है, वो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो ये हमारी टी लिम्फोसाइट के पास में जाता है और वहां पर जाकर जो है वो बेसिकली क्या करता है, इस पे अटैक करता है। और इस पे अटैक करता है तो ये इतना भयंकर है कि हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट जो कि मेन सेंटर है किसका, मेन सेंटर है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम का, उस पे ही अटैक कर देगी। तो ये भाई ये जो है वो काम नहीं कर पाती। अब ये नहीं काम कर पाएगी तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम कोरोना की कब्ज में आ चुका है। और एक्चुअली में कोरोना फिर जाता है लंग्स को, और लंग्स में जाकर पूरे लंग्स को पचा डालता है, खत्म कर देता है, और आदमी मर जाता है सांस की तकलीफ से। तो कहानी तो ये थी, सीधी सिंपल भाषा में बात करूं तो, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कह रही हूँ, अब हमने यहाँ पर कहा कि भाई ये जो आपका कोविड था, हमें जब वैक्सीन बनानी थी तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार कोविड की स्ट्रक्चर कैसी है, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास कोविड की जो स्ट्रक्चर है वो कोविड तो नहीं, हमने कोविड जैसी एक स्ट्रक्चर बनाई, है ना। और पर वो इस कोरोना से लेस इफेक्टिव थी, कम इफेक्टिव थी, ठीक है। तो अब हमारा बॉडी जो है वो किस तरह से काम करेगा, मैसेज मत करो अभी, पहले सुन लो। मैं जब डाउट लूंगी तब मैं बात कर लूंगी, मत करो अभी मैसेज, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ प्लीज। बोलो। हाँ जानती हूँ आरती मैडम को, अब क्या करें, मत करो ना यार। अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये कोविड जो है वो लेस इफेक्टिव हो गया। अब हमने कोविड जैसी स्ट्रक्चर बनाई पर वो इसके जितनी प्रभावी नहीं थी, हमने जानकर बनाई इसके जैसी प्रभावी, कम प्रभावी होने वाली, इसके जितना जाके जाके अटैक नहीं करेगी। जो एंटीबॉडी बनाई हमने, जो ना, जो एंटीबॉडी बनाई हमने, सॉरी जो वैक्सीन बनाई हमने, हमने जानकर कम इफेक्टिव बनाई, पर ये जाके सेम काम करेगी जो कोविड ने किया था, ये जाकर सेम काम करेगी जो कोविड ने किया था। अब ये गई, ये वैक्सीन हमने हमारी बॉडी के अंदर दी, ये वैक्सीन गई,
अब वैक्सीन सीधी जाएगी हमारी बॉडी के अंदर जब भी हमारी बॉडी की सेल के अलावा कोई और सेल आती है, कोई और पार्टिकल आता है, कोई और आरएनए आता है, कोई और डीएनए आता है, तो हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्त कणिका है, वो कणिका जो है ना, वो कणिका जो है वो बेसिकली वो कणिका अटैक करेगी इस पर। अब डब्ल्यूबीसी हमारे पास 5 टाइप की है, पांचों 4 टाइप की डब्ल्यूबीसी तो इस पे अटैक करेगी। और एक जो टाइप है टी लिम्फोसाइट नाम की जो डब्ल्यूबीसी है, यानी कि इसके जैसी कोई कोशिका है, ये बैठकर इम्यूनिटी एंटीबॉडी बना रही है। सबको पता है कि भैया कुछ तो आया है, कुछ तो आया है। तो जब भी क्या हुआ कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन गई, जब भी आपने वैक्सीन लगवाई थी, याद करो आपको बुखार आया था। वो बुखार क्यों आया था? क्योंकि आपकी बॉडी, ये तो बाहर से हमने कोई पार्टिकल भेजा और ये अंदर की कोशिकाएं कह रही है कोई तो दुश्मन आया है, तो बॉडी की अंदर की कोशिकाएं इसको मारने भागती हैं, और इधर से ये मार रहा है इनको और इधर से ये मार रही है इनको, तो ये लड़ाई हो रही होती है। और जब ये लड़ाई हो रही होती है तो इसलिए आपको क्या होता है, फीवर आती है ना। इसलिए जो है वो बेसिकली क्या होती है, आपको फीवर आती है। अब ये लड़ाई कर रही है, हमने सेम करवाया, बस ये जितना इफेक्टिव होगा उतना से कम इफेक्टिव है। अब आई टी लिम्फोसाइट, जब तक ये लड़ रहा है तब तक टी लिम्फोसाइट इसके नजदीक आती हैं, इसके इतने करीब आती हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जान लेती हैं कि यार इसको मारने के लिए हम कैसी एंटीबॉडी बनाएं, इसके इतने करीब आ जाती है। वही ना कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये जाता है, ये कहता है मैं होना चाहता हूं बर्बाद। ये जैसे ही टी लिम्फोसाइट के पास जाता है और फिर टी लिम्फोसाइट इसकी स्ट्रक्चर को चेक करती हैं कि अच्छा इसको कैसे मारा जाए, तो वो इसकी स्ट्रक्चर को चेक कर लेती है। चूंकि ये कम इफेक्टिव है, इसलिए बॉडी ने इसको मारने के लिए जो है वो बना ली अब एंटीबॉडी। जब तक ये एंटीबॉडी बनती है 2 दिन लगते हैं, 1 दिन भी लगता है, डिपेंड्स ऑन बॉडी, 24 to 72 आवर्स बॉडी इसकी स्ट्रक्चर बनाती है। तब तक इधर लड़ाई चल रही है। 2 दिन तक बुखार आया था, तुमको याद करो। अभी और भी बताऊंगी वजह, और भी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब ये जब तक लड़ रहे तब तक इसने क्या कर लिया, तब तक इसने पूरी की पूरी एंटीबॉडी बना ली। और अब दूसरे दिन से ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी इस जितना भी कोविड हमने इसके अंदर भेजा था, कोरोना जितना भी कोविड हमने जितनी भी वैक्सीन भेजी थी, उस सबको मार देती। अल्लाह मैडम पैसे भी लगाए, मतलब भी नहीं निकला मतलब। अब तुम्हारी टी लिम्फोसाइट को, अब तुम्हारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट को इसकी स्ट्रक्चर का पता लग गया, और तुम्हारी बॉडी को अब पता है, अब तुम्हारी बॉडी को तो ये थोड़ा ना पता है कि वैक्सीन तो अपना ही आदमी है, नहीं, तुम्हारी बॉडी को तो ये वैक्सीन भी दुश्मनी लग रहा था। तो तुम्हारी बॉडी को पता है कि यार ऐसी स्ट्रक्चर को मारने के लिए ये वाली एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी के अंदर बनी हुई पड़ी है। अब एक तो वो बंदा लाते हैं जिस बंदे ने वैक्सीन लगवाई नहीं, तो जिस बंदे ने वैक्सीन लगवाई नहीं उसकी बॉडी में रियल कोविड गया। अब क्या होगा, वो 4 कोशिकाएं इससे लड़ रही हैं, वो भी मर गई क्योंकि ये बहुत एक्टिव था, ठीक है। और फिर जब टी लिम्फोसाइट करीब गई तो इस बार कोरोना ने बोला कि मत आ मेरे करीब, मैं मार दूंगा, पर टी लिम्फोसाइट को तो काम है, वो कोशिश करेगी एंटीबॉडी बनाऊंगी, मैं एंटीबॉडी बनाऊंगी। ये क्या एंटीबॉडी बनाएगी, इतना इफेक्टिव है कि टी लिम्फोसाइट को ही मार दिया। बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं पाई, उससे पहले टी लिम्फोसाइट को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसे खत्म कर दिया, आदमी खत्म हो गया। अब कहानी आती है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी लगाई हुई थी, वैक्सीन लगवाई हुई थी। अब वैक्सीन लगवाई हुई तो जैसे ही रियल कोविड जो भयंकर खतरनाक है वो रियल कोविड आया, क्योंकि ये बंदा तो इसलिए मर गया क्योंकि यार वैक्सीन को बनने में, एंटीबॉडी को बनने में 24 से 72 घंटे लगेंगे। इतने टाइम में तो ये ना तो ये सरवाइव कर पाई इसके सामने, और जब तक एंटीबॉडी बन पाती, जब तक बॉडी कुछ समझ पाती, उससे पहले क्योंकि कोविड इतना एक्टिव है कि कोविड ने टी लिम्फोसाइट को किल कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने एंटीबॉडी लगवाई, वैक्सीन लगवाई हुई थी, जैसे रियल कोविड गया तो आपकी टी लिम्फोसाइट ने पहले वैक्सीन लगाई थी, तो टी लिम्फोसाइट बोलेगी अबे ये तो पहले भी आया था। टी लिम्फोसाइट को थोड़ा ना पता है कि वैक्सीन है। अब टी लिम्फोसाइट ना इसके करीब आएगी, टी लिम्फोसाइट बोलेगी अभी थोड़े दिनों पहले तो वो एंटीबॉडी बनाई थी, निकालो उसको, ये वही व्यक्ति है। अब जब तक ये समझ पाए कुछ कि क्या हो रहा है, इनके पास तो वो एक्सपीरियंस है ना लड़ाई करने का, इनके पास तो वो एंटीबॉडी है, अब वो एंटीबॉडी बन चुकी है ना। तो अब ये कोविड कुछ समझ पाता
उससे पहले इन इन जितनी भी वो बाकी सेल्स थी, उन्होंने कहा आ गया भैया, वही है, ये तो वही है, मारो इसको। तो ये एंटीबॉडी बनी हुई थी, अब वो 24 से 72 घंटे नहीं लगेंगे, अभी एंटीबॉडी बन तो जाते ही सीधे इस पे अटैक करेंगी और हम लोग बच गए। अब बताओ, मैं ऑन कर रही हूँ चैट, अब बताओ कि ये वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? बताओ, देखिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि कैसे काम करती है? सबको समझ आया? मैडम ये बहुत अच्छे से समझ में आया, तुम ढांच, अब तुमने मैसेज करने बंद किया ना, इसलिए समझ में आया। डाउट है तो पूछो, मजा आ गया? हाँ, ये क्वेश्चन है कि मैडम जिसको फीवर नहीं आया उसका क्या? तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसके दो रीजन, ऐसा है नहीं कि भाई ना बॉडी के अंदर इतनी लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी बॉडी को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर फीवर नहीं आया ना, इसका मतलब ये भी है, कहते हैं कि जिसको फीवर नहीं आया, ऐसा बोलते भी थे, तुमने सुना भी होगा कि उसके बॉडी वैक्सीन काम नहीं करी, ऐसा भी कहते हैं। तो दो सही बात है, दोनों ही रीजन हो सकते हैं कि फीवर आ भी सकता है, या फिर आप इतने स्ट्रांग हो कि आपकी बॉडी को इतना शो नहीं करना पड़ा, इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। दो रीजन हो सकते हैं, या तो इफेक्टिव ही नहीं हुई, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना, या फिर ये होता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपकी बॉडी को इतना लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं। मैं रोजाना ऐसे ही पढ़ाती हूँ भाई, तो ये समझ में आया, तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं, किसी का स्ट्रांग है इसलिए भी, और किसी का बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है उसलिए, मतलब वैक्सीन ही इनएक्टिव वाली फॉर्म में हो तो भी, ठीक है। अब ये भी है कि मैडम मैंने तो वैक्सीन लगवाई थी और फिर भी मेरे को जो है क्या बोलते हैं, फिर भी मेरे को कोविड हो गया। तो यार उससे ये भी फर्क हो सकता है कि कोविड इतना एक्टिव है कि फिर भी मुझे, मैं एक बार तो बीमार हुआ पर तुम बच गए। जो लोग कोविड नहीं, जो वैक्सीन नहीं लगवाए वो तो गए सीधे ही। आ गई चीज समझ में? चलो अब चलते हैं। पर यार एक चीज मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगी, मेरी बात सुन लो सब लोग, चाहे आप लोग ना सब टिक के सुन लो पहले आखिरी बात। जिसको नहीं, मधु एक कोशिश करना बेटा, या तो तुम्हें आ ही जाता है, एक बार वापस देख लेना। अगर तुम्हें वापस नहीं आए ना तो मुझे कल बोलना। अगर तुम्हें एक बार वापस देख लेना, अगर तुम्हें नहीं आए तो, है ना। बाय करने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं, मेरे पास ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ अब तुम लोगों से, तो मैं फाइनल एक बात कह रही हूँ, चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो, जिसको सही में समझ में आता है वो रेटिंग पूरी किया करो, और जिसको सच में कोई दिक्कत है तो तुम रेटिंग कम देते हो ना, उससे मुझे पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो जो रेटिंग कम दे रहे हैं ना, वो मुझे बताओ। और पता कैसे लगेगा? रेटिंग कम देने से ये पता नहीं लगेगा कि मैडम आपको दुख क्या है, आपको तकलीफ क्या है। आपके पास टेलीग्राम है, आपके पास इंस्टाग्राम है, मेरा नीरज मैम रियल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे जाओगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है ना। मेरे को मैसेज करो कि मैडम मेरे को ये तकलीफ है, इसलिए मैं आपको रेटिंग कम दे रहा हूँ। क्योंकि अगर सभी 15 रेटिंग दे रहे हैं तो मेरी रेटिंग 4.4 क्यों आई? फिर सब देते तो 5 आनी चाहिए थी ना। या तो 15 में से आती है तो तुम 15 में से नहीं दे रहे हो, या तो तुम 5 में से दे रहे हो। तो बात ये है कि रेटिंग कम देने से मेरे को पता नहीं लगेगी कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। मुझे तकलीफ देने, मेरे को बताओ कि मैडम मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है ना। तो ये वाली बात है। नीरज कुमावत रियल फॉर यू से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम नीरज मैम साइन से है, वहां पर भी तुम मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप भी है। तो ये वाली बात है, तो ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय। तो मैडम अच्छा पढ़ाते हो, रेटिंग सही कर लेना, आज देखती हूँ, आज में ही पता लग जाएगा। अमित तुम्हें कम समझ में आता है, तुम इंस्टाग्राम पे जाके व्हाट्सएप पे जाके नंबर लो, मेरे को बताओ कि तुम्हें क्यों कम, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो।